वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चक्रधर शिंदे बीएमएस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं परिभाषा चैप्टर का लास्ट पार्ट, जो कि है पार्ट 3। इसमें हम इसको ख़त्म करने वाले हैं हमारे एंड से। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, आम्रुतिकरण, लोहितीकरण, द्रुति, ऐसे कुछ कंसेप्ट्स है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। उनको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में मानव परिभाषा, पूरक परिभाषा करके दो कंसेप्ट्स है, वो हम देखने वाले हैं। उसके साथ में ग्राह्य, अग्राह्यता और सिद्धि लक्षण, ये दो कंसेप्ट भी हम देखने वाले हैं इस पार्ट 3 के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं ये इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स क्या है। ये प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं, आम्रुतिकरण, लोहितीकरण, उसके बाद में सत्वपातन और द्रुति। ये जो है यम के कंसेप्ट दिए गए हैं इसके अंदर, सिलेबस कॉपी के अंदर। ये पता होने आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वाइवा में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में तो उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अमृतीकरण। अमृतीकरण मतलब क्या होता है, अमृत जैसे किसी भस्म को बनाते हैं उसको अमृतीकरण बोलते हैं। अमृत कैसा होता है, शुद्ध होता है, उसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ नहीं होती है। अमृत पीने से हमारी लाइफ बढ़ती है। तो अमृतीकरण क्या है, अमृतीकरण इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दोषा। दोषा यानी कि क्या, इम्प्यूरिटीज़ फ्रॉम द भस्म। जो हमने भस्म बनाते हैं ना मारन प्रोसीजर के अंदर, तो भस्म के अंदर कुछ बचे हुए कुछ दोषा होते हैं, यानी कि इम्प्यूरिटीज़ होती है, उनको रिमूव करने का काम जो है अमृतीकरण प्रोसेस से होता है। और ये बेनिफिट्स इसके क्या है, हमारे आरएसबी के अंदर मैक्सिमम जगह पे यही बेनिफिट्स हम बोलते हैं कि इसके जो है थेरेपेटिक इफिशिएंसी और बायोएबिलिटी बढ़ती है अमृतीकरण से, इम्प्यूरिटी डिक्रीज होती है और सेफ्टी बढ़ जाती है। और इसकी प्रोसेस क्या है, अभी अभ्रक भस्म का हमने एग्जाम्पल लिया है इधर पे। तो अभ्रक भस्म का अमृतीकरण करने के लिए क्या करते हैं, अभ्रक भस्म और घृत होता है ना हमारा गाय का घी, उसको जो है साथ में एक वेसल के अंदर लेते हैं और उसको हीट करते हैं। वेसल यानी कि एक पातीला होता है या फिर कोई भी एक वेसल लेते हैं, उसके अंदर वो घृत और अभ्रक भस्म डालते हैं और उनको हीट करते हैं। कब तक, जब तक वो घृत कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हो जाता। डिसअपियर यानी कि घृत दिखना जब तक बंद नहीं हो जाता ना, तब तक उसको ये करते रहते हैं। तो ये अमृतीकरण का प्रोसेस होता है अभ्रक भस्म के लिए। तो आयुर्वेद प्रकाश ने क्या बोला है कि अमृतीकरण से जो है भस्म की क्वालिटी तो बढ़ती है, वो क्वालिटी बढ़ने दो, लेकिन उसमें से जो है वो भस्म का कलर लॉस हो जाता है। तो कलर लॉस हो जाता है, इतनी चीज़ बोली है। वो कुछ अभी कलर लॉस से कुछ क्वालिटीज़ ख़राब होती है क्या, ऐसे तो नहीं बताया है, उल्टा क्वालिटीज़ तो बढ़ती है ऐसे बोला है। तो ये कलर लॉस को भी जो है ठीक करने के लिए एक चीज़ बोली गई है, और दूसरी प्रोसेस का नाम है लोहितीकरण। लोहितीकरण मतलब क्या, लोहित यानी कि आप याद रखो रेड कलर। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो है वो भस्म या फिर उसको जो है रेड कलर देते हैं। लोहितीकरण इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग रेड कलर टू द भस्म। भस्म को रेड कलर देने के लिए कब, अगर भस्म ने जो है बस इफ वेन भस्म हैज़ लॉस्ट हिज कलर ड्यूरिंग मारन अमृतीकरण लाइक प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस जो है जिसमें मारन अमृतीकरण जैसी प्रोसेसेस होती है, उसके अंदर जो है कलर लॉस होता है किसी भस्म का। एग्जाम्पल इधर पे हमने देखा अमृतीकरण के अंदर उसका जो है कलर लॉस हो जाता है। तो ये जो है कलर लॉस को जो है फिर से वो रेड कलर देने के लिए, कोई भी भस्म को, लोहित मतलब रेड कलर देने के लिए उस भस्म को या लोहितीकरण वाली प्रोसेस की जाती है। तो ये सेम प्रोसेस का एग्जांपल देखेंगे अभ्रक भस्म के लिए, कि अभ्रक भस्म क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। कोई तो स्वरस और क्वाथ लेते हैं। अभी बुक के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि कौन सा स्वरस। स्वरस यानी कि जूस होता है, और क्वाथ यानी कि क्या होता है, वो पंचविध कषाय कल्पना आप पढ़ोगे। एक ऐसे लिक्विड होता है जो कि बॉईल करके बनाया होता है कोई तो चूर्ण को, तो उसको क्वाथ बोलते हैं। तो इनके साथ उसको जो है ग्राइंड किया जाता है, यानी कि खलवा यंत्र में लेते हैं और वो स्वरस डालते हैं, अभ्रक भस्म डालते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं, तो वो रेड बन जाता है। और उसके बाद में मतलब वो ग्राइंड करने के बाद उसको जो है 2 से 3 और हीटिंग देते हैं, तो वो जो है रेड बन जाता है। इस प्रोसेस को लोहितीकरण बोलते हैं। भाई नॉर्मली हम जो है भस्म बनाते टाइम भी उसको हीट करते हैं, लेकिन तब क्या है कि कोई प्रोसेस हम जो अमृतीकरण करते टाइम या फिर ये करते टाइम ही उसका कलर अगर अच्छा नहीं है, तो ये प्रोसेस करी जाती है लोहितीकरण की। अभी ये ज़रूरी है या फिर नहीं है पता नहीं, लेकिन सिलेबस कॉपी में एम के दिए, तो प्रोसेस हमको पता होना ज़रूरी है। तीसरा है सत्वपातन। सत्वपातन मतलब आप वर्ड से देखो, सत्व मतलब इसेंस, पातन मतलब एक्सट्रैक्शन। किसी भी चीज़ का इसेंस निकालना है ना, तो उसको सत्वपातन बोलते हैं। हमारे आरएसबी के अंदर इसका क्या ये है, सत्वपातन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सत्व। अभी सत्व एक्सट्रैक्ट मतलब क्या, प्योर इसेंस किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ है उसका सत्व यानी कि इसेंस निकालना। जो मतलब अच्छा वाला पार्ट, कोई भी समझो फ्रूट खा रहे हो आप, तो उसका इसेंस निकाल रहे हो, मतलब खाने वाला अच्छा पार्ट आप निकाल रहे हो। ऐसे ही इधर पे मेटल के पार्ट के लिए, मेटल यानी कि क्या, हमारा धातु, धातु को जो है अच्छे पार्ट के लिए जो है उसका
अच्छे पार्ट को इसेंस करना यानी कि एक्सट्रैक्ट करना उसको बोलते हैं सत्वोपातन। कहाँ किसमें से मिनरल्स, ओर्स या फिर कोई भी चीज़ है उनके अंदर से जो है अच्छी चीज़ है उनका एसेंस एक्सट्रैक्ट करने को सत्वोपातन बोलते हैं। उसके बेनिफिट क्या होते हैं? नेम नॉर्मल हमारे इम्प्यूरिटीज़ और अनवांटेड सब्सटेंस कम हो जाते हैं। उसके साथ में थेरापेटिक यूटिलिटी उसकी बढ़ जाती है और थेरापेटिक यूटिलिटी के बनने की वजह से हम उसकी जो है मेडिसिन भी बना सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो प्रोसेस क्या है सत्वोपातन करने की कि हमको सबसे पहले ड्रग्स का जो है पाउडर करना पड़ता है। जो भी हमको ड्रग्स का सत्वोपातन करना है यानी कि उनका एसेंस निकालना है। फिर उसके अंदर हमको गुड़, अम्ल ऐसी कुछ चीज़ें डालनी पड़ती है। अभी ये कभी गुड़ डालना पड़ता है, कभी अम्ल, अलग-अलग ड्रग्स के लिए अलग-अलग चीज़ें होती है। एक कॉमन प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें उनके साथ डालते हैं और उनको ट्रैचुरेट करते हैं। ट्रैचुरेट मतलब क्या? खलवयंत्र के अंदर लेके उनको फिर से मैचुरेट यानी कि ट्रैचुरेट करते हैं और उनका एक बोलस बनाते हैं। बोलस ऐसे मतलब गोल पेस्ट का ऐसे गोला बनाते हैं, ऐसे गोल-गोल। हमारे घर में लड्डू कैसे बनाते हैं? वो उसी शेप का लेकिन एक बोलस जो कि पेस्ट से बनता है। ये ड्रग्स बनाए हैं, ड्रग्स के अंदर ये चीज़ हमने डाली है, फिर उसको मिक्स किया है, ट्रैचुरेट किया है, तो वो बोलस बन जाता है, बोलस ऐसे। तो वो बोलस को क्या करते हैं? हीट बोलस इन कोष्ठी यंत्र। कोष्ठी नाम का एक यंत्र होता है जो है अभी मॉडर्न के अंदर तो अलग-अलग बड़े-बड़े इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है उसको, वो बोलस को। तो हीट देने के बाद में क्या करते हैं? उसको जो है एक कंटेनर के अंदर निकालते हैं और उसको कूल करते हैं और जो हमको मिलता है ना वो सत्व होता है हमारा यानी कि इसेंस होता है। यानी कि मेटल पार्ट या फिर प्योर इसेंस हम जिसको बोलते हैं वो हमको इस प्रोसेस से मिलता है। तो ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। ईज़ी प्रोसेस है, क्या है? इसको पाउडर करना है, फिर इन ड्रग्स के साथ सैचुरेट करके उसका बोलस बनाना है, बोलस को हीट करना है कोष्ठी यंत्र के अंदर, बाद में उसको कंटेनर के अंदर निकालना है और कूल करना है, वो आपका सत्व मिल जाता है आपको। फिर आता है द्रुति। द्रुति मतलब क्या? द्रुति इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच धातु धातु और मिनरल या फिर कोई भी चीज़ हो उसको कन्वर्ट किया जाता है एक लिक्विड फॉर्म के अंदर। और लिक्विड फॉर्म कैसा होता है? परमानेंट होता है। भाई कोई लिक्विड आपने बनाया ना वो नॉर्मल सॉलिड फॉर्म में वापस नहीं जाता है, परमानेंटली वो लिक्विड बन जाता है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? वो धातु को लिक्विड के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर उसका एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ सकता है। तो इधर पे थोड़ा-सा अलग बेनिफिट है, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं आ रहा है एग्ज़ाम के अंदर तो आप लिख सकते हो कि रिड्यूस इम्प्यूरिटीज़ और इंक्रीज़ थेरेपेटिक यूटिलिटी, ये भी इधर भी लिख सकते हो। अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के से बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसकी प्रोसेस क्या है द्रुतीकरण करने की? आप जो भी धातु या फिर मिनरल लेते हो ना, उसको कंबाइन करते हैं कुछ हर्ब्स के साथ, कोई भी आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ उसको मिक्स करते हैं और फिर उसको जो है हीट करके उसका जो है लिक्विड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। इसको जो हम फॉर एग्ज़ाम्पल मेल्ट कर सकते हैं, इनको इन चीज़ों को मिक्स करके इनको हीट ये करना है यानी कि मेल्ट करना और बाद में उनका जो है परमानेंट लिक्विड फॉर्म में उनको जाना। तो ये जो है 4 प्रोसेसेस हमने देखे। सबसे पहले हमने क्या की थी? अम्रुतीकरण। इसके अंदर से जो है दोषा निकलते हैं, नॉर्मली घृत के साथ हीट करके। फिर लोहितीकरण, इसके अंदर क्या हुआ कि ग्राइंड करते हैं स्वरस और क्वाथ के साथ और उसको जो है हीट करते हैं तो उधर पे रेड कलर आ जाता है। फिर सत्वोपातन मतलब क्या? एक्सट्रैक्शन करना सत्व का, एसेंस का। तो ये पाउडर बना के इसके उसका बोलस बना के उसको गर्म करके बाद में निकालते हैं, उसको सत्व बोलते हैं। फिर द्रुति, द्रुति में क्या? लिक्विड बनाते हैं। एक धातु लेते हैं उसके अंदर कुछ हर्ब्स डालते हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स, और उसको हीट करके मेल्ट करके उसका परमानेंट लिक्विड बनाते हैं। अभी एक नोट है कि ये अभी मैंने जो भी प्रोसेसेस आपको 4 बताए ना वो कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स के लिए अप्लाई होती है। सारी प्रोसेसेस सारे ड्रग्स के लिए अप्लाई नहीं होती है। कोई ड्रग्स जो है मतलब स्पेसिफिक प्रोसेस है स्पेसिफिक ड्रग्स के लिए और प्रोसेस कैन बी लिटिल डिफरेंट फॉर डिफरेंट ड्रग। अभी जैसे हमने इधर पे अभ्रक के लिए देखा कि लोहितीकरण कैसे होता है, इधर पे हमने अम्रुतीकरण के लिए देखा। तो अलग-अलग ड्रग्स के लिए अलग-अलग प्रोसेस हो सकता है और अलग-अलग जो है उधर पे इंग्रीडिएंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये हुआ पहले हम 4 प्रोसेसेस। फिर आता है मानव परिभाषा। मानव परिभाषा जो एक डीके कंसेप्ट दिया है सिलेबस कॉपी के अंदर। डीके यानी कि डिज़ायरेबल टू नो, या एमके तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वाइवास के अंदर या फिर एग्ज़ाम के अंदर भी 5 मार्क को पूछा जाता है टर्म एग्ज़ाम्स के लिए मेनली। तो मानव परिभाषा मतलब क्या? जो कैलकुलेशंस या फिर मेजरमेंट हम करते हैं ना हमारी लाइफ के अंदर, तो पहले ज़माने में कैसे क्या कैलकुलेशंस करते थे वो इसको जो है बताया गया है। तो मीयते अनेन इति मानम मतलब क्या? मेथड्स यूज्ड फॉर मेजरमेंट्स इज़ मान। जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं ना मेजरमेंट के लेने के लिए उनको हम माना बोलते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? अगर आपको कोई भी मेडिसिन बना है विदाउट प्रॉपर मेजरमेंट वी कैन नॉट मेक मेडिसिन्स। अगर आपको कोई भी मेडिसिन बनानी है तो आप क्या करते हो कि इतना पार्ट आपको ये वाला ड्रग चाहिए, इतना पार्ट यानी कि समझो
हमारे मॉडर्न जो 5 ग्राम ये चाहिए, 5 ग्राम ये चाहिए, 5 ग्राम 5 एमएल पानी चाहिए, ऐसे अलग-अलग इंग्रीडिएंट्स को आप मेज़र करते हो, फिर उससे आप जो है मेडिसिन बनाते हो या फिर आप घर पे खाना भी बना रहे हो तो आपको जो है क्वांटिटी पता होती है कि इतनी क्वांटिटी लेने से आपका ये बनता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके साथ में जो है अगर आपको पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको जो है कितनी दवाई लेनी है, क्वांटिटी बतानी है, तो उसके लिए आपको मेज़रमेंट आना चाहिए ना। समझो आप टैबलेट बोल रहे हो तो 1 टैबलेट लो, चूर्ण बोल रहे हो तो 1 टेबलस्पून लो या फिर 1 ग्राम लो। तो ऐसे अलग-अलग आपको मेज़रमेंट्स पता होने चाहिए। मेनली 2 चीज़ों के लिए, एक मेडिसिन बनाने के लिए, दूसरा पेशेंट को क्वांटिटी बताने के लिए, आपको मेडिसिन कितनी खानी है वो बताने के लिए। तो माने कि मेनली जो है 3 क्लासिकल टाइप है। तो अभी बुक में तो अलग-अलग दिए हैं, मैंने मेन वाले 3 उठाए हैं इधर पे। तो पहला है पाइयम, दूसरा है ध्रुवयम, तीसरा है पौतवम। तो पाइयम मतलब क्या? ये मेनली लेंथ मेज़रमेंट करने के लिए होता है। जो लेंथ होते हैं ना 5 सेंटीमीटर, ऐसे इसको जो यूज़ करते हैं। लेकिन पहले ज़माने में कैसे करते थे? उसको हैंड से मेज़र करते थे। जैसे हम अंगुली बोलते हैं, हस्त, अपने हाथ की जितनी लेंथ होती है वो हाथ की लेंथ, ऐसे हाथ से जो है उसको मेज़र करते थे लेंथ को। फिर आता है ध्रुवयम। ध्रुवयम क्या? मेजरमेंट ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स को जो है इधर पे मेजर करने के लिए करते हैं। और इसके लिए यूज़ क्या करते हैं? कुडव जैसे वेटल्स, कुडव ईटीसी। कुडव मतलब क्या? एक वेसल का टाइप है। वेसल मतलब क्या? हमारा भांडा। भांडा यानी कि जो वेसल उसको बोलते हैं। तो ऐसे अलग-अलग एक टाइप का वेसल है। इतना याद रखना है कि लिक्विड यूज़ करने के लिए ध्रुवयम मेथड का यूज़ करते हैं माना के। और तीसरा टाइप है पौतवम। पौतवम मतलब क्या? मेजरमेंट्स ऑफ वेट। हम जो नॉर्मल वेट्स ये करते हैं ना ग्राम में, फिर किलोग्राम में, तो ये वेट, लेकिन पुराने ज़माने में कुछ अलग इसके यूनिट्स थे, अलग थे, तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये माना होता है। पाइयम जो है लेंथ मेजर करने के लिए था, ध्रुवयम जो है लिक्विड्स मेजर करने के लिए था, यानी कि हम नॉर्मली एमएल में करते हैं ना आज के मॉडर्न में, तो लेकिन पुराने ज़माने में कैसे करते थे? ध्रुवयम में करते थे। इसके लिए कुछ वेसल्स यूज़ करते हैं। पौतव्यम मतलब क्या? वेट मेजर करने के लिए ये यूज़ करते हैं पौतव्यम। तो अभी सब इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन। अभी एक वेट में नॉर्मली ये करना है ना, तो पहले ज़माने में होता था एक रत्ती या फिर एक गुंजा। हम दोनों को जो है सिनोनिम है, रत्ती और गुंजा एक दूसरे के। इसका मतलब है 125 एमजी। 1 ग्राम के अंदर कितना एमजी होता है आप देख लो, तो उसका भी छोटा पार्ट होता है, 1 ग्राम से भी छोटा, 125 एमजी। तो ये होता है। उसके बाद में आता है एक माश। एक माश मतलब क्या? 1 ग्राम होता है नॉर्मली हमारा। माश जो है 1 ग्राम के इक्वल होता है। फिर एक पल मतलब जो है इधर पे 48 ग्राम्स इधर पे होता है। और फिर एक कर्श यानी कि 12 ग्राम्स इधर पे होता है। तो इसके अंदर आपको एक रुत्ती और एक गुंजा बहुत ज़्यादा याद रखना है। आपको हर जगह पे जब पेशेंट को एडवाइस करना है कोई भस्म जैसी चीज़ ना, तो ये रत्ती के फॉर्म में मैक्सिमम जो है एडवाइस करते हैं 125 एमजी, यानी कि ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। इतना छोटा कि आपके हाथ में भी आप इसको जो है अच्छे से 125 एग्जैक्ट पकड़ नहीं सकते, इतना छोटा होता है ये। फिर एक पल, किधर पे भी आपको स्वर स या फिर कुछ भी देना है ना, तो एक पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है ये करने के लिए। तो ये 2 याद रख लो, जब आप आगे जाओगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। और एक माशा मतलब 1 ग्राम, एक कर्श मतलब 12 ग्राम। और नॉर्मली जो है अभी बर्गले बुक में क्या दिया है कि ये 1 ग्राम को हम जो है 1 एमएल भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर उधर जो है लिक्विड यूज़ किया है। अगर आपको समझो लिक्विड एडवाइस करना है ना, तो इसके लिए कुछ अलग से मेजरमेंट नहीं बताए हैं। एक रत्ती, एक माशा के लिए आप जो है 1 एमएल उसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि 1 ग्राम 1 एमएल जैसे होता है, ऐसे बोला है बर्गले ने। ये बुक के अंदर बताया है। फिर अभी लेंथ ये करने के लिए एक अंगुल कितना होता है? 1.95 सेंटीमीटर, यानी कि अप्रॉक्सिमेटली 2 सेंटीमीटर जितना होता है एक अंगुल। और फिर एक हस्त यानी कि पूरा हाथ कितना होता है? 45.72 सेंटीमीटर। ऐसे जो है स्टैंडर्ड हमारे अभी स्टैंडर्ड हो गया है इनका, कितना सेंटीमीटर लेना है। आयुर्वेदिक में किधर पे बोला है एक हस्त, तो आपको इतना लेना है, अप्रॉक्सिमेटली 46 सेंटीमीटर इधर पे होता है ये। तो इतने आपको याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस है, बाद में प्रैक्टिकली यूज़ भी होती है और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हुआ मानव परिभाषा इधर पे ख़त्म। तो उसके बाद में हम देखते हैं पूरक परिभाषा। ये तो एन के पॉइंट्स है, यानी कि नाइस टू नो, इसके अंदर ऊपर जो है एम के ही आते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे कॉलेजेस में भी इसको वाइवा में पूछे जाते हैं, कभी-कभी जो है टर्म एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो देखते हैं इसको क्या होता है। तो इसके अंदर मेनली क्या होता है कि आप कोई भी मेडिसिन खरीदते हो ना, तो मेडिसिन समझो एक आप जो है एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको जो है एक मेडिसिन दिया। आप फिर वो मेडिसिन को जो है लेने के लिए मेडिकल शॉप में गए, तो मेडिकल शॉप वाला क्या करता है कि मेडिकल शॉप वाला या फिर वो जो आदमी है ना जो कि ले रहा है ना वो मेडिसिन, वो क्या करता है उस मेडिसिन का कुछ पार्ट वो जो है डॉक्टर को दे देता है। तो इसको ही बोलते हैं पूरक परिभाषा। तो सबसे पहले आता है इसका टाइप रुद्र भाग। रुद्र भाग मतलब क्या है? 1/11 पार्ट
11 पार्ट अगर मेडिसिन के 11 पार्ट किए तो उसमें से एक पार्ट जो है हम वैद्य को देते हैं। अभी वो पेशेंट दे सकता है या फिर जो मेडिसिन बेचने वाला आदमी है ना वो दे सकता है। बुक के अंदर इतना स्पेसिफाई नहीं किया है, अलग अलग बुक में अलग अलग बोला है। तो इतना पार्ट जो है एक वैद्य को कमीशन के फॉर्म में, अभी वैद्य यानी कि डॉक्टर का घर चलना चाहिए ना उसको, फिर पूरा दवाखाना भी चलाना है, हॉस्पिटल भी चलाना है, तो उसको देना पड़ेगा ना कुछ। तो 1/11 पार्ट ऑफ मेडिसिन उसके अंदर दिए जाते हैं। अभी दूसरा इसका कंसेप्ट है धन्वंतरी भाग। धन्वंतरी भाग में क्या है कि पार्ट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ मेडिसिन इज गिवन टू द वैद्य इन द नेम ऑफ लॉर्ड धन्वंतरी। धन्वंतरी हमारी जो माता है ना, लॉर्ड धन्वंतरी के नाम पर जो है ये वैद्य को जो है कुछ मेडिसिन का पार्ट दिया जाता है। लेकिन इधर पे कैसे था रुद्र भाग में कि फिक्स 1/11 पार्ट दिया जाता था, धन्वंतरी भाग में अलग अलग होता है अलग अलग टाइप्स के मेडिसिन के लिए। तो अभी मेडिसिन के टाइप्स आप बाद में पढ़ोगे कौन कौन से है, लेकिन इधर पे याद रखो कि रस औषधि है, तैल है यानी कि और घृत है, घृत यानी कि हमारा घी, ऐसी चीज़ें हैं। तो 1/2 पार्ट जो है इधर पे हम वैद्य को देते हैं। अगर अवलेह करके एक होता है, जैसे कि च्यवनप्राश हमारा होता है ना, उसको अवलेह बोलते हैं, तो उसका 1/8 पार्ट जो है हम वैद्य को देते हैं। और इनको छोड़ के बाकी की जो भी चीज़ें हैं ना, उनको भस्म, चूर्ण, वटी, गुटिका, मोदक, आसव, अरिष्ट, ये पूरा का पूरा जो है 1/7 पार्ट जो है वैद्य को दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ, हम जो है धन्वंतरी का नाम लेके देते हैं। लेकिन वो वैद्य का कुछ तो मतलब उसको बेनिफिट मिलना चाहिए ना आपके ट्रीटमेंट करने का, तो इसलिए हम जो है उसको देते हैं। और ये इनके कंसेप्ट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसकी। फिर आता है एक कंसेप्ट है ग्राह्य अग्राह्यत्व। अभी ग्राह्य अग्राह्यत्व मतलब क्या कि एक ड्रग को है, समझो आप कुछ तो मेडिसिन बना रहे हो, तो मेडिसिन बनाने के लिए आपको क्या लगता है, रॉ रॉ मटेरियल लगता है, यानी कि उन चीज़ों को जो है आप प्रोसेसिंग करके उससे मेडिसिन बनाने वाले हो। तो रॉ ड्रग मटेरियल की क्वालिटी कैसी है ये बताने के लिए ग्राह्य अग्राह्यत्व ये टर्म्स यूज़ करते हैं। ग्राह्य लक्षण मतलब क्या, लक्षण ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा रॉ मटेरियल जो कि हाई क्वालिटी का है। फॉर एग्जांपल आप घर में चाय बना रहे हो, तो चाय के लिए क्या लगता है, दूध लगता है, उसके साथ में चाय पत्ती लगती है, तो ये और शुगर लगती है, तो ये 3 चीज़ें लगती है। तो ये इनकी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होती है, दूध में पानी कम होना चाहिए, फिर पत्ती जो है काले कलर की होनी चाहिए, सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, और शुगर जो है अच्छी होनी चाहिए, उसमें एंड्स नहीं होनी चाहिए। तो ये सब हम क्वालिटीज़ बोलते हैं ना कि अच्छा मटेरियल की कुछ क्वालिटीज़ होती है, तो उन्हीं क्वालिटीज़ को हम जो है ग्राह्य लक्षण बोलते हैं, जो कि हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल है। तो वो हम यूज़ करेंगे क्या, तो अच्छी मेडिसिन बनेगी। तो इसलिए ग्राह्य लक्षण यानी कि हमको जो मटेरियल यूज़ करना चाहिए मेडिसिन बनाने के लिए, जो कि अच्छे क्वालिटी का होना है, उसके अंदर अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जैसे कि अपीयरेंस, टेस्ट, स्मेल, उसका एज मतलब कितने दिन का पुराना होना चाहिए, तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। फॉर एग्जांपल पारद, अगर आपको पारद से कुछ बनाना है ना, तो पारद कैसा होना चाहिए, ब्राइट सिल्वर कलर का वाइट होना चाहिए वो, फिर स्मूथ होना चाहिए, हेवी होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए, मोबाइल यानी कि बहुत ज़्यादा हिलने वाला होना चाहिए। तो ये जो है ग्राह्य लक्षण है पारद के एग्जाम्पल के लिए, कि ऐसा वाला पारद आपको यूज़ करना चाहिए, वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, हाई क्वालिटी का होता है। अग्राह्य लक्षण मतलब क्या, जो भी रॉ मटेरियल है जो कि फॉलो नहीं कर रहा है ग्राह्य लक्षण को, लक्षण ऑफ रॉ मटेरियल विच इज़ ऑफ लो क्वालिटी और एडल्टेटेड मतलब कुछ चीज़ मिक्स करके दी होती है। फॉर एग्जांपल आप जो है सोने के अंदर कुछ लोग जो है अलग अलग मेटल्स मिक्स करते हैं उसका वजन बढ़ाने के लिए, तो ये एडल्ट्रेटेड यानी कि कुछ तो मिक्स की हुई चीज़, लो क्वालिटी की चीज़ जो कि सस्ती है, तो इनको अग्राह्य लक्षण बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो भी लक्षण है ये भारत के अंदर नहीं है ना ग्राह्य लक्षण वाले, तो वो लक्षण अग्राह्य लक्षण में आते हैं। अगर कोई पारद है वो जो ब्लैक है, सॉलिड है, इमोबाइल है, तो वो जो है अग्राह्य यानी कि उसको आपको यूज़ नहीं करना चाहिए मेडिसिन बनाने के लिए। यानी कि बस इतना याद रखो कि ग्राह्य मतलब अच्छी क्वालिटीज़। फिर आता है सिद्धि लक्षण करके एक कंसेप्ट। सिद्धि लक्षण मतलब क्या, आप जो है कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, समझो आप शोधन कर रहे हो, मारन कर रहे हो, भस्म बना रहे हो, तो प्रोसेस कंप्लीट हुई या नहीं वो कैसे पता चलता है आपको, सिद्धि लक्षण से पता चलता है। सिद्धि लक्षण आर द इंडिकेटर शोइंग दैट अ प्रोसेस इज कंप्लीटेड प्रॉपरली। इसका बेनिफिट क्या होता है कि आप समझो कुछ तो चीज़ बना रहे हो, समझो फॉर एग्जाम्पल आप चाय बना रहे हो, चाय बनाते टाइम आपको पता चलता है जब जो दूध जो है ऊपर आ जाता है पूरा का पूरा बॉयल होके, तब वो जो है आप बोलते हो कि इधर पे चाय जो है बन गई है। तो ऐसे ही कुछ लक्षण होते हैं मेडिसिन बनाते के टाइम कि वो आपको दिख गए, मतलब वो प्रोसेस जो है अच्छे से बन गई। तो इससे आपको पता चलता है कि आपको जो है प्रोसेस अभी बंद करना है, ये कंप्लीट हो गया है प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हम जो है भस्म परीक्षा करते हैं ना, अगर भस्म अच्छे से बना है ना तो भस्म परीक्षा को क्वालिफाई करता है। तो उस टाइम पे आप जो है भस्म का जो है फर्दर ग्राइंड करना या फिर उसको गर्म करना आप जो है बंद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल और कज्जली एक ब्लैक कलर का पाउडर रहता है पारद से बनाया हुआ,
तो ये जो है एक टाइप की मेडिसिन होता है कज्जली, लेकिन ये कैसा होता है, ब्लैक होता है, स्मूथ होता है, शाइनी पार्टिकल्स उसके अंदर नहीं होते हैं। ऐसे कुछ अलग-अलग उसके सिद्धि लक्षण होते हैं। अगर ये आपको दिख रहे हैं ना तब भी वो अच्छे से बना है, नहीं तो उसको और फर्दर बनाने की ज़रूरत है। और ये क्या बोला है कि इफ़ यू डू नॉट सी दिस लक्षण, ये सिद्धि लक्षण अगर आपको नहीं दिख रहे हैं ना, उसका मतलब क्या है कि आपको जो है वो प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ेगा और थोड़ी देर के लिए उसको जो है कोई भी प्रोसेस हो, जैसे कि बॉइलिंग प्रोसेस है तो आपको उसको बॉयल करना पड़ेगा, या फिर ट्रैचुरेशन प्रोसेस है जो, और उसको जो है ट्रैचुरेट करना पड़ेगा जब तक वो सिद्धि लक्षण नहीं दिखाता है। या फिर हमने जो है वो बनाया ही गलत है, हमने प्रिंसिपल ही गलत यूज़ किया है, इसीलिए वो सिद्धि लक्षण उधर पे हमको नहीं दिख रहे हैं। तो ये सिद्धि लक्षण वाला कंसेप्ट होता है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है इस लेक्चर के अंदर के, वो कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आरएसबी के पढ़ने के लिए। तो ऑलमोस्ट सारे एम के पॉइंट्स हमने जो है कवर कर लिए हैं, लेकिन अभी कुछ बाय हार्ट करने की चीज़ें हैं जो कि सिलेबस कॉपी में दी है। महारस, उपरस, साधारण रस, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको खुद से बाय हार्ट करनी है, बुक में आपको मिल जाएँगी। जो भी चीज़ें सिलेबस कॉपी में बाय हार्ट करने की बोली है ना, तो बाय हार्ट करनी पड़ेगी। वो ये जो है कुछ द्रव्य के नाम होते हैं, जिनको हम महारस के अंदर रखते हैं, फिर कुछ उपरस के अंदर रखते हैं, फिर संदिग्ध द्रव्य करके कंसेप्ट है, यानी कि कंट्रोवर्शियल ड्रग्स है, और डी के कंसेप्ट है। उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और पारद बंध करके एक कंसेप्ट है सिलेबस कॉपी के अंदर, वो जो एन के है, नाइस टू नो है, उसको हम डिटेल में देखते हैं जब पारद पढ़ते हैं ना हम इंडिविजुअल। रस औषधि करके एक चैप्टर है, तो वो जो है पार्ट 2 के अंदर है, सिंगल ड्रग हम बोलते हैं उसको, तो सेकंड टर्म में है उसको, तो उसके हम उधर पे ही देखेंगे। तो इधर पे हमने जो है सारी की सारी चीज़ें देख ली है, ये चीज़ें आपको खुद से बाहर करनी है और ये करना है। तो इधर पे चैप्टर खत्म हो जाता है, इसके नोट्स जो है ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे आपको। तो CS आयुर्वेद ऐप डाउनलोड करो, उसके अंदर फ्री नोट्स के सेक्शन में जाओ, सेकेंड प्रॉफ के अंदर जाओ, उधर पे आपको आरएसबी के सब्जेक्ट के अंदर परिभाषा के नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।